सेवा का भाव, अकबर और बीरबल की एक अनकही कहानी। प्रस्तावना। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगल सल्तनत का परचम लहरा रहा था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सूरज की तरह चमकता था। उनकी हुकूमत का डंका दूर दूर तक बजता था और उनकी इंसाफ पसंदी के चर्चे हर जुबान पर थे। लेकिन अकबर की इस बेमिसाल कामयाबी के पीछे एक ऐसा हीरा भी था जिसकी चमक से पूरी सल्तनत रोशन थी, और वो हीरा थे उनके नवरत्नों में सबसे अनमोल बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी पैनी अक्ल और मुश्किल से मुश्किल मसलों को चुटकियों में सुलझाने की काबिलियत उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उनकी दोस्ती और समझदारी ने अकबर को न सिर्फ एक बेहतर शहंशाह बनाया, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद की। यह कहानी उन दोनों की दोस्ती और बीरबल की उस अनोखी समझ की है जिसने शहंशाह अकबर को सेवा के भाव का असल मतलब समझाया। यह सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि इंसानियत और निस्वार्थ सेवा के उस जज्बे की दास्तां है जो किसी भी सल्तनत की नींव को सोने चांदी से ज्यादा मजबूत बनाता है। प्रथम अध्याय, शहंशाह का अभिमान और एक सवाल। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था। यमुना नदी के किनारे बसा यह किला अनगिनत कहानियों का गवाह रहा है। एक दिन दीवान-ए-आम में शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक खास किस्म का गुरूर झलक रहा था। हाल ही में उन्होंने एक बड़ी जंग फतह की थी और अपनी सल्तनत को और भी दूर तक फैला लिया था। चारों तरफ से तोहफों और मुबारकबाद का तांता लगा हुआ था। बड़े बड़े अमीर, सूबेदार और मनसबदार शहंशाह की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। शहंशाह हिंदुस्तान की जय हो, आपका इकबाल बुलंद रहे। एक सूबेदार ने कीमती हीरे जवाहरात से जड़ा एक हार पेश करते हुए कहा। जहां पनाह, आपकी हुकूमत में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपने अपनी प्रजा को जो सुरक्षा और खुशहाली दी है, वैसी आज तक किसी ने नहीं दी। एक दूसरे अमीर ने सोने की अशर्फियों से भरी थैली कदमों में रखते हुए कहा। यह सब सुनकर अकबर का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। उन्हें लगने लगा कि उनसे बड़ा और महान शासक इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया था। सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए और गरीबों के लिए लंगर चलवाएं। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा का हक पूरी तरह से अदा कर दिया है। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर मुद्रा में खड़े थे। उनके चेहरे पर न तो चापलूसी की मुस्कान थी और न ही झूठी तारीफों के शब्द। अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी सल्तनत की यह तरक्की और हमारी कामयाबी नजर नहीं आती? हमने अपनी प्रजा के लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या यह सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, आलमपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि आपने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया है और आपकी सल्तनत बेमिसाल है। लेकिन सेवा का भाव सिर्फ बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में छिपे निस्वार्थ जज्बे से पहचाना जाता है। अकबर को बीरबल की यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। उन्होंने तल्खी से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? क्या हमारी सेवा में कोई कमी है? क्या कोई और है जो हमसे ज्यादा सेवा का भाव रखता है? बीरबल मुस्कुराए। वह जानते थे कि शहंशाह को सीधी बात समझ नहीं आएगी। उन्हें एक ऐसी मिसाल पेश करनी होगी जो सीधे उनके दिल में उतर जाए। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि सच्ची सेवा का भाव क्या होता है। इसके लिए हमें कुछ दिनों के लिए अपना भेष बदलना होगा और आम इंसानों की तरह अपनी सल्तनत की गलियों में घूमना होगा। अकबर को यह चुनौती पसंद आई। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे और अंत में उन्हें ही सही मानना पड़ेगा।
ठीक है बीरबल, अकबर ने ऐलान किया, हम तुम्हारी यह चुनौती स्वीकार करते हैं। कल सुबह हम दोनों साधारण सौदागरों के भेष में आगरा की गलियों का जायजा लेंगे और देखेंगे कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे, लेकिन कोई भी शहंशाह के फैसले के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, क्योंकि वह जानते थे कि यह सफर शहंशाह अकबर की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला है। द्वितीय अध्याय, भेष बदलकर सल्तनत की गलियों में। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही शहंशाह अकबर और बीरबल ने साधारण सौदागरों का लिबास पहना। अकबर ने एक मामूली सूती कुर्ता पाजामा और सिर पर एक पुरानी पगड़ी बांधी। बीरबल भी एक देहाती व्यापारी की तरह लग रहे थे। दोनों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरों पर हल्की दाढ़ी भी लगा ली थी। वे आगरा के किले के गुप्त दरवाजे से बाहर निकले और शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में खो गए। शुरू में अकबर को यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। उन्हें धूल, शोर और आम लोगों की धक्का मुक्की की आदत नहीं थी। हर कोई उन्हें एक आम इंसान समझकर नजरअंदाज कर रहा था और यह बात उनके अभिमानी मन को चुभ रही थी। बीरबल, यह तुम हमें कहाँ ले आए हो? अकबर ने झुंझलाकर कहा। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। बीरबल ने शांत भाव से जवाब दिया, आलमपनाह, यही तो आपकी प्रजा की रोज की जिंदगी है। अगर हमें सेवा का सच्चा रूप देखना है तो हमें उनकी दुनिया का हिस्सा बनना होगा। वे शहर के सबसे गरीब हिस्से की ओर बढ़ चले। वहां की गलियां तंग और कच्ची थीं। छोटे छोटे टूटे फूटे घर एक दूसरे से सटे हुए थे। हवा में गरीबी और लाचारी की एक अजीब सी महक घुली हुई थी। अकबर ने देखा कि बच्चे नंगे पांव धूल में खेल रहे थे, औरतें सूखे कुएं के पास पानी के लिए झगड़ रही थीं और बूढ़े लोग कमजोर आंखों से उम्मीद की कोई किरण तलाश रहे थे। यह नजारा अकबर के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने हमेशा अपनी सल्तनत की शानदार तस्वीर ही देखी थी। आज पहली बार उन्हें सिक्के का दूसरा पहलू नजर आ रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके आलीशान महल से उनकी प्रजा की असली जिंदगी कितनी अलग और कितनी मुश्किल है। चलते चलते उन्हें एक झोंपड़ी के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ दिखाई दी। वे उत्सुकता से उस ओर बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा हकीम, जिसका नाम करीम चाचा था, बिना कोई पैसा लिए गरीबों का इलाज कर रहा था। उसके पास न तो कोई आलीशान दवाखाना था और न ही कीमती जड़ी बूटियां। वह जंगल से लाई गई साधारण पत्तियों और जड़ों से दवा बनाता और प्यार से मरीजों को देता था। एक औरत अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। उसके बच्चे को तेज बुखार था। करीम चाचा ने बच्चे की नब्ज देखी, उसे कुछ पत्तों का रस पिलाया और उसके माथे पर गीली पट्टी रखी। फिर उन्होंने उस औरत को तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत बेटी, अल्लाह ने चाहा तो यह सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम बस इसे थोड़ी देर हवा में लिटाओ। अकबर यह सब खामोशी से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि करीम चाचा के चेहरे पर न तो कोई थकान थी और न ही कोई लालच। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ सेवा और करुणा का भाव था। वह हर मरीज को ऐसे देख रहे थे जैसे वह उनका अपना कोई अजीज हो। यह बूढ़ा आदमी कौन है? बीरबल, अकबर ने धीरे से पूछा। जहां पनाह, यह करीम चाचा हैं। ये पिछले 40 सालों से इसी तरह बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। इनके पास जो कुछ भी आता है वह उसे दूसरों की भलाई में लगा देते हैं, बीरबल ने बताया। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े हकीम और वैद्य देखे थे जो एक नजर देखने की भी भारी कीमत वसूलते थे, लेकिन यहाँ एक ऐसा इंसान था जो बिना किसी उम्मीद के अपना जीवन दूसरों के नाम कर चुका था। उन्हें पहली बार लगा कि शायद उनकी सेवा
और इस बूढ़े हकीम की सेवा में कोई फर्क है। तृतीय अध्याय गंगाबाई और निस्वार्थ प्रेम का पाठ। शाम ढलने लगी थी। अकबर और बीरबल एक धर्मशाला में रुक गए। अकबर का मन अभी भी बेचैन था। करीम चाचा के सेवा भाव ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी थी। अगले दिन बीरबल उन्हें शहर के दूसरे छोर पर ले गए, जहां एक छोटी सी पाठशाला चलती थी। यह पाठशाला कोई सरकारी इमारत नहीं थी, बल्कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे लगती थी। लगभग 30-40 गरीब बच्चे वहां जमीन पर बैठे पढ़ रहे थे। उन्हें एक अधेड़ उम्र की महिला पढ़ा रही थी, जिनका नाम गंगाबाई था। गंगाबाई एक विधवा थीं। उनके पति एक सिपाही थे, जो एक जंग में शहीद हो गए थे। सरकार से उन्हें जो थोड़ी बहुत पेंशन मिलती थी, उसी से वह अपना गुजारा करती थीं और इन गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थीं। उनके पास न तो किताबें थीं और न ही तख्ती। वह जमीन पर ही लकड़ी से अक्षर बनाकर बच्चों को सिखाती थीं। वह उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि अच्छी आदतें और नैतिक मूल्य भी सिखा रही थीं। अकबर और बीरबल एक कोने में खड़े होकर यह सब देखने लगे। गंगाबाई बच्चों को कहानी सुना रही थीं। कहानी एक ऐसे राजा की थी, जो अपनी प्रजा को ही अपना परिवार समझता था। कहानी खत्म होने पर एक बच्चे ने पूछा, माँ जी, क्या सच में ऐसे राजा होते हैं? गंगाबाई मुस्कुराईं और बोलीं, क्यों नहीं बेटा। हमारे शहंशाह अकबर भी तो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन असली राजा वह होता है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे और बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करे। सेवा का मतलब सिर्फ पैसा या ताकत देना नहीं होता। सेवा का असली मतलब होता है अपना समय, अपना प्यार और अपनी ममता देना। यह सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। आज उन्हें किसी ने शहंशाह नहीं, बल्कि एक माँ ने राजा का असली मतलब समझाया था। उन्होंने देखा कि गंगाबाई उन बच्चों को सिर्फ पढ़ा नहीं रही थीं, बल्कि उन्हें अपनी ममता की छाप दे रही थीं। वह उनके मैले कपड़े साफ करतीं, अपने हिस्से की रोटी में से उन्हें खिलातीं और उनके आंसू पोंछती थीं। यह सेवा किसी भी शाही लंगर से कहीं ज्यादा कीमती थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा या अभिमान नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और आत्मग्लानि का भाव था। तुम सही थे बीरबल, अकबर ने धीमी आवाज में कहा। हम सोने के तख्त पर बैठकर खुद को सबसे बड़ा सेवक समझ रहे थे, लेकिन असली सेवा तो ये गुमनाम लोग कर रहे हैं, जिनके पास देने के लिए दौलत नहीं, पर प्यार और करुणा का असीम भंडार है। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, सेवा का भाव ताकत या पदवी का मोहताज नहीं होता। यह दिल से निकलता है। करीम चाचा अपने ज्ञान से सेवा कर रहे हैं और गंगाबाई अपनी ममता से। इन दोनों को न तो कोई पहचान चाहिए और न ही कोई इनाम। इनकी खुशी दूसरों की खुशी में ही है। यही सेवा का भाव है। चतुर्थ अध्याय असली दौलत की पहचान। उस रात अकबर को नींद नहीं आई। उनके ज़हन में करीम चाचा का निस्वार्थ चेहरा और गंगाबाई के ममता भरे शब्द घूम रहे थे। उन्हें बार बार यह एहसास हो रहा था कि एक शहंशाह के तौर पर वह अपनी प्रजा की असल जरूरतों से कितने अनजान थे। उन्होंने जो कुछ भी किया था, उसमें कहीं न कहीं अपनी शान और अपना नाम ऊंचा करने का भाव छिपा हुआ था। अगले दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हम वापस महल लौटना चाहते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं। हम इन सच्चे सेवकों को कुछ देना चाहते हैं। बीरबल समझ गए कि शहंशाह का हृदय परिवर्तन हो चुका है। वे सबसे पहले करीम चाचा की झोंपड़ी में पहुंचे। अकबर ने अपने सौदागर वाले भेष में ही उनसे कहा, चाचा, हम आपकी इस निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रभावित हुए हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं।
बताइए आपको क्या चाहिए। हम आपके लिए एक बड़ा दवाखाना बनवा सकते हैं, आपको कीमती जड़ी बूटियां लाकर दे सकते हैं। करीम चाचा ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, बेटा, अगर तुम सच में कुछ देना चाहते हो तो मुझे कुछ मत दो। जाकर उन गरीबों की मदद करो जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत लोगों की दुआएं हैं जो मुझे हर रोज मिलती हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह जवाब सुनकर अकबर निशब्द हो गए। एक ऐसा इंसान जो खुद गरीबी में जी रहा था, वह अपने लिए कुछ भी मांगने को तैयार नहीं था। इसके बाद वे गंगाबाई की पाठशाला में पहुंचे। अकबर ने उनसे भी वही सवाल किया, माँ जी, हम आपकी इस पाठशाला के लिए एक अच्छी इमारत बनवाना चाहते हैं। बच्चों के लिए किताबें, कपड़े और खाने का इंतजाम करना चाहते हैं। आप बस हुक्म कीजिए। गंगाबाई ने अकबर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इन बच्चों को इमारत से ज्यादा प्यार और अपनेपन की जरूरत है। अगर तुम सच में इनकी मदद करना चाहते हो तो हफ्ते में एक दिन आकर इनके साथ वक्त बिताओ, इन्हें कहानियां सुनाओ और इन्हें यह एहसास कराओ कि यह अकेले नहीं हैं। दौलत से खरीदी गई हर चीज एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन प्यार और अपनेपन से कमाया गया रिश्ता हमेशा जिंदा रहता है। गंगाबाई के इन शब्दों ने अकबर के मन में बचे खुचे अभिमान को भी धो डाला। उन्हें आज असली दौलत का मतलब समझ आया था। यह दौलत सोने चांदी की नहीं, बल्कि इंसानियत, प्रेम और निस्वार्थ सेवा की थी। पंचम अध्याय, सेवा के भाव का सच्चा सम्मान। अगले दिन शहंशाह अकबर जब अपने शाही लिबास में दीवान-ए-आम में पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसमें गुरूर की जगह विनम्रता और आंखों में एक नई समझ थी। उन्होंने अपने सभी अमीरों और सूबेदारों को संबोधित करते हुए कहा, आज तक हम यह समझते थे कि हमने अपनी प्रजा की बहुत सेवा की है, लेकिन हम गलत थे। सच्ची सेवा महलों में बैठकर खैरात बांटना नहीं है। सच्ची सेवा का भाव उन गुमनाम नायकों में बसता है जो बिना किसी स्वार्थ और पहचान की चाहत के हर रोज इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं। शहंशाह ने तुरंत हुक्म दिया कि करीम चाचा और गंगाबाई को पूरे सम्मान के साथ दरबार में लाया जाए। जब करीम चाचा और गंगाबाई दरबार में पहुंचे तो वे हैरान और थोड़े डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें शहंशाह ने क्यों बुलवाया है। अकबर अपने तख्त से उतरे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने अपना सिर झुकाकर कहा, हम शहंशाह हिंदुस्तान आप दोनों की निस्वार्थ सेवा को सलाम करते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारी सल्तनत की नींव मजबूत है। आपने हमें सेवा के भाव का जो पाठ पढ़ाया है उसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शहंशाह ने ऐलान किया। करीम चाचा के लिए एक बड़ा और आधुनिक सेवालय बनाया जाएगा जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होगा, लेकिन उसका नाम करीम चाचा के नाम पर नहीं बल्कि जन सेवालय रखा जाएगा, क्योंकि करीम चाचा की यही इच्छा थी। करीम चाचा को उसका मुख्य हकीम नियुक्त किया गया और उन्हें हर तरह के संसाधन मुहैया कराए गए। गंगाबाई की पाठशाला के लिए एक सुंदर भवन का निर्माण किया गया जिसका नाम ज्ञान गंगा पाठशाला रखा गया। वहां बच्चों के लिए किताबों, कपड़ों और पौष्टिक भोजन का उत्तम प्रबंध किया गया। शहंशाह ने गंगाबाई को राजमाता की उपाधि दी और उनसे अनुरोध किया कि वह इस पाठशाला की देखरेख करती रहें। लेकिन अकबर यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी सल्तनत में एक नया विभाग बनाया जिसका काम ऐसे गुमनाम सेवकों को ढूंढना और उनकी मदद करना था जो बिना किसी पहचान के समाज की भलाई में लगे हुए थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी वजह से आज हमारी आंखें खुल गईं। तुमने हमें सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना दिखाया है, हमारी प्रजा के दिलों में बसा सेवा का निस्वार्थ भाव।
बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आलमपनाह, मैं तो बस एक जरिया था। असली पारखी तो आप हैं, जिन्होंने हीरे की सही कीमत पहचानी। एक शासक की सबसे बड़ी सेवा यही है कि वह अपनी प्रजा के दर्द को समझे और उन लोगों का सम्मान करे जो चुपचाप उस दर्द को कम करने में लगे हैं। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर सिर्फ एक महान विजेता या कुशल प्रशासक ही नहीं रहे, बल्कि वह अपनी प्रजा के दिलों में बसने वाले एक सच्चे सेवक बन गए। उन्होंने यह समझ लिया था कि सल्तनत इमारतों और फौजों से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा के भाव से महान बनती है। और इस महान पाठ को सिखाने वाले उनके प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल ही थे। निश्चित रूप से प्रस्तुत है समय के मूल्य पर अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी। समय का मूल्य, अकबर और बीरबल की एक अविस्मरणीय गाथा। प्रस्तावना। हिंदुस्तान की विशाल धरती पर जब मुगल सल्तनत का सूरज अपने पूरे उफान पर था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम ही काफी था। उनकी हुकूमत, उनकी नीतियां और उनके इंसाफ के चर्चे अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गूंजते थे। अकबर सिर्फ एक विजेता ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य और ज्ञान के पारखी भी थे। उनके दरबार में 9 ऐसे हीरे थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, और उन नवरत्नों में जो कोहिनूर की तरह चमकते थे, वे थे बीरबल। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि अकबर के मित्र, सलाहकार और एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिनकी पैनी बुद्धि और हाजिर जवाबी ने न जाने कितनी बार सल्तनत को मुश्किलों से उबारा था। यह कहानी उन दोनों की दोस्ती की गहराई और बीरबल की उस असाधारण बुद्धिमत्ता की है जिसने शहंशाह अकबर जैसे महाशक्तिशाली सम्राट को एक ऐसी चीज का मूल्य समझाया जिसे न तो कोई तलवार जीत सकती है और न ही कोई खजाना खरीद सकता है, और वह चीज है समय। यह केवल एक किस्सा नहीं, बल्कि जीवन के उस सबसे बड़े सत्य की पड़ताल है जिसे समझकर इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। प्रथम अध्याय, शहंशाह की निश्चिंतता और एक अनमोल चुनौती। आगरा के किले में दोपहर का वक्त था। यमुना नदी की लहरें शांत थीं और आसमान साफ था। शहंशाह अकबर अपने आरामगाह में अपने कुछ खास अमीरों और दरबारियों के साथ शतरंज की बिसात पर मशगूल थे। माहौल में गुलाब जल की भीनी भीनी खुशबू और तानपुरे की धीमी धुन घुली हुई थी। अकबर का जीवन सफलताओं और ऐश्वर्य से भरा था। उन्हें लगता था कि दुनिया की हर चीज उनके कदमों में है और उनके पास हर काम के लिए अथाह समय है। तभी एक हरकारा दूत दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं और चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने अदब से झुककर एक पत्र शहंशाह की ओर बढ़ाया। आलमपनाह, गुजरात की सरहद से जरूरी पैगाम है, हरकारा हांफते हुए बोला। वहां के सूबेदार ने खबर भेजी है कि पड़ोसी राज्य का राजा विद्रोह की तैयारी कर रहा है और हमारी सीमा पर उसकी सेना का जमावड़ा देखा गया है। सूबेदार ने फौरन मदद और आपके हुक्म की दरख्वास्त की है। अकबर ने पत्र पर एक सरसरी नजर डाली और उसे बाजू में रख दिया। उन्होंने शतरंज की चाल चलते हुए लापरवाही से कहा, हम गुजरात, अभी तो हम शतरंज खेल रहे हैं। इस मसले पर कल सुबह दीवान-ए-आम में चर्चा करेंगे। हमारे पास बहुत वक्त है। मुगल सल्तनत इतनी कमजोर नहीं कि एक छोटे से राजा की हरकत से परेशान हो जाए। पास ही खड़े बीरबल यह सब देख और सुन रहे थे। उनके माथे पर चिंता की एक हल्की सी शिकन उभर आई। उन्होंने देखा कि शहंशाह अपनी वर्तमान सफलता के नशे में भविष्य के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। वे जानते थे कि समय की एक छोटी सी चूक भी सल्तनत के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। जब बाकी दरबारी चले गए तो बीरबल ने हिम्मत करके कहा, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन सरहद का मामला नाजुक होता है। मेरे ख्याल से हमें इस पर तुरंत गौर करना चाहिए। बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता।
अकबर को बीरबल का यह उपदेश नागवार गुजरा। वह थोड़े गुस्से में बोले, बीरबल, तुम हमेशा हर बात में नुक्ताचीनी क्यों करते हो? हम शहंशाह हैं, हमें पता है कि किस काम को कब करना है। समय हमारे लिए है, हम समय के लिए नहीं। एक दिन की देरी से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। बीरबल समझ गए कि शहंशाह को सीधी बात समझ नहीं आएगी। उन्हें अभिमान हो गया है कि वे समय को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तभी बीरबल के दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने अदब से सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। शायद मैं ही गलत हूं, लेकिन क्या आप मुझे अपनी इस बात को साबित करने का एक मौका देंगे? मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि समय का एक पल आपकी पूरी सल्तनत के खजाने से भी ज्यादा कीमती है। अकबर ठहाका लगाकर हंसे। यह कैसी बेतुकी बात है, बीरबल? भला एक पल खजाने से कीमती कैसे हो सकता है? ठीक है, हम तुम्हें एक हफ्ते का वक्त देते हैं। अगर तुम अपनी बात साबित कर पाए तो हम मान जाएंगे कि तुम सही थे, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें 1 महीने तक दरबार में कोई सलाह देने की इजाजत नहीं होगी। बीरबल ने मुस्कुराकर चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानते थे कि यह चुनौती सिर्फ हार जीत की नहीं, बल्कि शहंशाह को एक ऐसा पाठ पढ़ाने की है जो मुगल सल्तनत के भविष्य को सुरक्षित रखेगा। द्वितीय अध्याय, किसान का संघर्ष और समय का चक्र। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अपनी बात साबित करने के लिए हमें आम इंसानों का भेष धरकर शहर से बाहर चलना होगा। अकबर उत्सुकतावश राजी हो गए। दोनों ने साधारण किसानों का लिबास पहना और अपनी पहचान छिपाकर आगरा के पास एक गांव की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान, जिसका नाम हीरालाल था, अपने पूरे परिवार के साथ जी-तोड़ मेहनत कर रहा था। वह अपने बैलों को तेजी से हाँक रहा था, उसका बेटा बीज बो रहा था और उसकी पत्नी खेत की मेंढ ठीक कर रही थी। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जल्दी थी। अकबर, जो अब एक आम आदमी के भेष में थे, ने किसान के पास जाकर पूछा, भाई, इतनी तेजी में क्यों हो? थोड़ा सुस्ता लो, अभी तो पूरा दिन बाकी है। हीरालाल ने बिना रुके जवाब दिया, सेठ जी, सुस्ताने का वक्त कहाँ है? मौसम विभाग ने सूचना दी है कि कल सुबह तक पहली मानसूनी बारिश हो जाएगी। अगर आज शाम तक मैंने बीज नहीं बोए तो मेरी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यह जमीन फिर इतनी कठोर हो जाएगी कि हल चलाना नामुमकिन होगा। मेरे लिए आज का एक एक पल मेरे बच्चों के आने वाले साल की रोटी है। अकबर ने कहा, अगर बारिश नहीं हुई तो? किसान ने आसमान की ओर देखकर कहा, तो भी मुझे आज ही काम खत्म करना है, क्योंकि मैं समय पर दाव नहीं लगा सकता। वह किसी का इंतजार नहीं करता। अगर मैंने आज का दिन गवा दिया तो आने वाला पूरा साल मुझे गवा देगा। अकबर यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिस एक दिन को उन्होंने इतनी आसानी से टाल दिया था, वह किसी के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो सकता है। उन्हें समझ आया कि समय का चक्र प्रकृति से जुड़ा है और उसे किसी शहंशाह का हुक्म भी नहीं रोक सकता। बीरबल ने अकबर की आंखों में झांकते हुए कहा, जहां पनाह, इस किसान के पास सल्तनत का खजाना नहीं है, लेकिन यह आपसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि यह समय की कीमत जानता है। अकबर खामोश रहे। उनके दिल पर पहली चोट लग चुकी थी। तृतीय अध्याय, व्यापारी का नुकसान और अवसर का क्षण। 2 दिन बाद बीरबल अकबर को आगरा के सबसे बड़े बाजार में ले गए। बाजार में चहल पहल थी, लेकिन एक बड़ी सी दुकान के बाहर मातम जैसा माहौल था। एक अमीर सेठ, जिसका नाम मनिकचंद था, अपना सिर पकड़कर बैठा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अकबर और बीरबल ने भीड़ से वजह पूछी।
पता चला कि मणिकचंद मसालों का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसे खबर मिली थी कि मिस्र से एक जहाज बेशकीमती और नायाब लौंग लेकर बंदरगाह पर पहुंचा है। जहाज का कप्तान केवल 2 घंटे के लिए बाजार में रुकने वाला था और उसने ऐलान किया था कि जो भी सबसे पहले पूरी कीमत अदा करेगा, सारा माल उसका हो जाएगा। मणिकचंद के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उसे यह खबर मिली तो वह अपने एक दोस्त के घर दावत में मशगूल था। उसने सोचा, 1 घंटे बाद चला जाऊंगा, भला मुझसे पहले कौन खरीद पाएगा। जब वह 1 घंटे की देरी से बंदरगाह पहुंचा तो पता चला कि एक दूसरे व्यापारी ने ठीक 5 मिनट पहले ही पूरा सौदा कर लिया था। वह नायाब लौंग, जिसे बेचकर मणिकचंद अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई कर सकता था, अब उसके हाथ से निकल चुकी थी। 1 घंटे की देरी ने उसे सालों पीछे धकेल दिया था। मणिकचंद रोते हुए कह रहा था, काश मैंने उस वक्त दावत छोड़ दी होती। मेरे धन ने नहीं, मेरे आलस्य ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने अवसर के क्षण को खो दिया। अकबर यह देखकर हैरान थे। उन्होंने दौलत को हमेशा ताकत समझा था, लेकिन आज वह देख रहे थे कि दौलत भी समय के सामने लाचार है। एक सही अवसर अगर सही समय पर न भुनाया जाए तो वह हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। बीरबल ने धीमे से कहा, आलमपनाह, मणिकचंद के पास दौलत का समंदर था, लेकिन वह समय की एक बूंद न खरीद सका। अवसर भी समय की तरह होता है, दरवाजा खटखटाता है और अगर आप दरवाजा न खोलें तो वह आगे बढ़ जाता है। अकबर के ज़हन में गुजरात का वह पैगाम कौंध गया। उन्हें लगा कि कहीं वह भी मणिकचंद की तरह एक बड़ा अवसर खोने की गलती तो नहीं कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय, कलाकार की अंतिम इच्छा और समय की लाचारी। चुनौती का आखिरी दिन आ गया। अकबर अब तक काफी कुछ समझ चुके थे, लेकिन उनके मन का शाही अभिमान अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उन्हें लगता था कि यह सब आम लोगों की समस्याएं हैं, एक शहंशाह इन सबसे ऊपर है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज मैं आपको आखिरी और सबसे बड़ी मिसाल पेश करूंगा। अगले दिन जब दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था, बीरबल एक बेहद बूढ़े और कमजोर आदमी को लेकर दरबार में हाजिर हुए। वह आदमी एक महान चित्रकार था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कला की साधना में लगा दी थी। चित्रकार ने लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़कर शहंशाह अकबर के पैरों में सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली रख दी। यह क्या है? अकबर ने हैरानी से पूछा। चित्रकार ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, शहंशाह हिंदुस्तान, आप इस धरती पर ईश्वर की परछाई हैं। मैंने सुना है कि आपकी ताकत के आगे कोई चीज नामुमकिन नहीं है। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ। हकीमों ने जवाब दे दिया है कि मेरे पास बस आज का ही दिन है। उसने आगे कहा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं अपनी पोती की एक तस्वीर बना रहा था, जो अधूरी रह गई है। मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। यह मेरी जिंदगी भर की कमाई है। आप यह सब ले लीजिए और बदले में मुझे सिर्फ 1 दिन की और मोहलत दे दीजिए। बस 24 घंटे, ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े सूरमा और अमीर सिर झुकाए खड़े थे। शहंशाह अकबर, जिनके एक इशारे पर सल्तनतें बन और बिगड़ जाती थीं, अवाक रह गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। वह उस बूढ़े कलाकार की आंखों में झांक रहे थे, जिसमें एक आखिरी उम्मीद की किरण थी। अकबर को आज पहली बार अपनी शक्तियों की सीमा का एहसास हुआ। वह जमीन दे सकते थे, दौलत दे सकते थे, किसी को जिंदगी बख्श सकते थे, लेकिन किसी की जिंदगी में एक पल भी जोड़ नहीं सकते थे। समय एक ऐसी शक्ति थी, जिसके आगे वह भी एक साधारण इंसान थे।
उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने सिंहासन से उतरे और उस बूढ़े कलाकार को उठाकर गले से लगा लिया। उन्होंने भरी हुई आवाज में कहा, बाबा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें दुनिया की हर दौलत दे सकते हैं, लेकिन समय का एक पल भी नहीं दे सकते। आज तुमने हमें हमारी असली औकात दिखा दी। पंचम अध्याय, सत्य का बोध और एक नया सवेरा। अकबर वापस अपने सिंहासन पर बैठे, लेकिन आज उनके बैठने का अंदाज बदल चुका था। उनकी आंखों में अभिमान की जगह विनम्रता और समझदारी की चमक थी। उन्होंने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, आज हम अपनी हार और बीरबल की जीत स्वीकार करते हैं। बीरबल ने यह साबित कर दिया है कि समय का एक क्षण सल्तनत के पूरे खजाने से भी ज्यादा अनमोल है, क्योंकि खजाना वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उन्होंने तुरंत गुजरात से आए हरकारा को बुलवाया और सूबेदार के पत्र को दोबारा पढ़ा। उन्होंने उसी वक्त अपनी सेना के सबसे काबिल सिपहसालार को बुलाया और एक बड़ी टुकड़ी के साथ गुजरात की ओर कूच करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, इसमें एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। जो काम आज किया जा सकता है, उसे कल पर कभी मत छोड़ो। अकबर ने उस बूढ़े कलाकार को शाही चित्रकार की उपाधि दी और उसके इलाज के लिए सल्तनत के सबसे बड़े हकीमों को लगा दिया, ताकि उसे जितना भी वक्त मिले वह सम्मान से जिए। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर का शासन करने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने दरबार में एक नया नियम बनाया कि किसी भी जरूरी काम को कल पर नहीं टाला जाएगा। उन्होंने अपनी दिनचर्या को अनुशासित किया और हर पल का सदुपयोग सल्तनत और प्रजा की भलाई में करने लगे। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, हमारे गुरु हो। आज तुमने हमें जो पाठ पढ़ाया है वह किताबों में नहीं लिखा था। तुमने हमें हार कर भी जिता दिया और हमारी सल्तनत को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आलमपनाह, मैं तो केवल एक आईना था। असली ज्ञान तो आपके अंदर ही छिपा था। मैंने तो बस उस दरबार का वो किस्सा जब बीरबल ने बादशाह अकबर के लिए खोजा हरा घोड़ा। आगरे का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना नदी के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें जब किले के संगमरमरी गुंबदों और लाल पत्थर की दीवारों पर पड़ती तो एक अद्भुत नजारा पेश करती। मुगल सल्तनत के महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सज चुका था। दीवाने आम में रेशमी कालीनों, सोने और चांदी की जड़ाई वाले स्तंभों और दूर दूर से आए कीमती पर्दों की भव्यता देखते ही बनती थी। हवा में इत्र और गुलाब जल की मिलीजुली महक तैर रही थी। दरबार में साम्राज्य के कोने कोने से आए सूबेदार, मनसबदार, अमीर और दरबारी अपनी अपनी पदवी के अनुसार बैठे थे। उनके चेहरे पर बादशाह का खौफ और अपनी हैसियत का गुरूर साफ नजर आ रहा था। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा रौब और कशिश थी। उनके चेहरे पर एक शासक की कठोरता भी थी और एक कला प्रेमी की कोमलता भी। अकबर के नवरत्नों में से एक राजा बीरबल बादशाह के सिंहासन के पास ही अपनी नियत जगह पर बैठे थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी और बेमिसाल बुद्धिमत्ता के कारण बादशाह ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी थी। बीरबल के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान और आंखों में एक गहरी चमक रहती थी, जिसे पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। कहीं से न्याय की गुहार थी तो कहीं किसी सूबे की रिपोर्ट पेश हो रही थी। अकबर हर मामले को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बीरबल की सलाह पर अहम फैसले ले रहे थे। दरबार में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बीरबल की बादशाह से नजदीकी और उनकी बढ़ती शोहरत से जलते थे। इन जलने वालों के मुखिया थे मुल्ला दोप्याजा और हकीम साहब। ये दोनों हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे
जहां बीरबल को नीचा दिखाया जा सके और बादशाह की नजरों में गिराया जा सके। उस दिन दरबार की कार्यवाही जल्दी ही समाप्त हो गई। बादशाह अकबर का मन आज कुछ बदलाव सा था। उन्होंने अपने शाही बाग में घूमने की इच्छा जताई। बादशाह का हुक्म भला कौन टाल सकता था। फौरन तैयारी हुई और बादशाह अकबर अपने कुछ खास दरबारियों, जिनमें बीरबल और मुल्ला दो प्याजा भी शामिल थे, के साथ अपने खूबसूरत बाग की ओर चल दिए। बाग वाकई जन्नत का एक टुकड़ा था। चारों तरफ मखमली हरी घास का कालीन बिछा था। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों में जैसे किसी ने इंद्रधनुष के रंग घोल दिए हों। फव्वारे चल रहे थे, जिनकी फुहारें हवा में ठंडक घोल रही थीं। पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थीं। यह सब देखकर बादशाह का मन प्रसन्न हो गया। वो टहलते टहलते एक घने पेड़ की छांव में रुक गए। उनकी नजर चारों ओर फैली हरियाली पर पड़ी। घास हरी, पेड़ हरे, यहाँ तक कि काई लगे पत्थर भी हरे। अचानक उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उन्हें लगा कि इस हरे भरे माहौल में सैर करने के लिए घोड़ा भी तो हरे रंग का ही होना चाहिए। यह ख्याल आते ही उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल देखो तो जरा, चारों तरफ कैसी हरियाली है। हमारा मन कहता है कि इस हरे भरे बाग में घूमने का असली मजा तो तब आए जब हमारे पास एक हरे रंग का घोड़ा हो। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि आज बीरबल को फंसाने का सुनहरा मौका हाथ लगा है। मुल्ला ने आगे बढ़कर अदब से सिर झुकाया और कहा, आली जहां, क्या खूब सोचा है आपने। यह तो एक शाहंशाह ही सोच सकता है। यकीनन हरे रंग का घोड़ा आपकी शाही सवारी में चार चांद लगा देगा। हकीम साहब ने भी बात को आगे बढ़ाया, जहां पनाह आपका हर ख्याल अनोखा होता है और ऐसे अनोखे काम को पूरा करने की काबिलियत तो सिर्फ आपके सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री राजा बीरबल में ही है। यह एक सोचा समझा जाल था। वे जानते थे कि दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं होता और बीरबल यह काम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब बीरबल अपनी हार मान लेंगे तो बादशाह के सामने उनकी हेठी होगी। बादशाह अकबर अपने दरबारियों की चापलूसी और अपने मन की मौज में आ गए। उन्होंने बीरबल की ओर एक शाही अंदाज में देखा और हुक्म दिया, बीरबल, हमें तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। जाओ और हमारे लिए एक हरे रंग का घोड़ा खोजकर लाओ। याद रहे, अगर तुम इस काम में नाकाम रहे तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। 3 यह एक तरह से बीरबल के लिए देश निकाला या दरबार से बर्खास्तगी का फरमान था। 3 पूरा दरबार सन्न रह गया। सब जानते थे कि यह एक नामुमकिन काम है। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मन ही मन जश्न मनाने लगे। उन्हें यकीन हो गया था कि अब बीरबल का खेल खत्म। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई घबराहट। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए हरे रंग का घोड़ा खोज लाऊं। बीरबल का यह आत्मविश्वास देखकर मुल्ला और भी चिढ़ गए, लेकिन बादशाह अपने फैसले से खुश थे। उन्हें अपनी सल्तनत और अपनी ताकत पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगता था कि उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बीरबल की अनोखी खोज और दरबारियों की साजिश। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। उन्होंने बादशाह से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी। दरबारियों ने, खासकर मुल्ला दो प्याजा ने, यह खबर बड़े चटखारे लेकर पूरे दरबार में फैलाई। देखा, भाग गया बीरबल। जानता है कि हरे रंग का घोड़ा तो क्या, घोड़े का हरा बाल भी नहीं मिलेगा।
अब 1 महीने बाद खुद ही कोई बहाना बनाकर बादशाह के सामने रोएगा। मुल्ला और उनके साथी अब इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। बीरबल की गैरमौजूदगी में वे बादशाह के और भी करीब आने की कोशिश करने लगे। वे सल्तनत के मामलों में ऐसी ऐसी सलाहें देते जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती, लेकिन असल में खोखली होती। उनका मकसद सिर्फ यह साबित करना था कि सल्तनत के काम बीरबल के बिना भी चल सकते हैं, बल्कि और बेहतर चल सकते हैं। उधर बीरबल ने आगरा छोड़ दिया था, लेकिन वो किसी हरे घोड़े की तलाश में नहीं निकले थे। वो जानते थे कि ऐसा कोई जानवर दुनिया में है ही नहीं। उन्होंने इस 1 महीने का इस्तेमाल कुछ और करने के लिए सोचा। उन्होंने अपना भेष बदला, एक आम सौदागर का लिबास पहना और अपनी छोटी सी टोली के साथ सल्तनत के दौरे पर निकल पड़े। वो गांव-गांव, शहर-शहर घूमे। वो बाजारों में जाते, चौपालों पर बैठते, सरायों में रुकते और लोगों से बातें करते। एक सौदागर के रूप में कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था, इसलिए लोग उनसे खुलकर बात करते थे। इन यात्राओं में बीरबल ने वो सच देखा जो आगरे के आलीशान दरबार तक कभी नहीं पहुंच पाता था। उन्होंने देखा कि कहीं सूबेदार के कारिंदे किसानों से जबरन लगान वसूल रहे हैं, कहीं छोटे व्यापारियों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी देखा कि बादशाह अकबर के बनाए कई अच्छे कानून सिर्फ कागजों पर ही सीमित थे, आम जनता तक उनका फायदा पहुंच ही नहीं रहा था। कुछ बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेबें भर रहे थे और बादशाह के नाम को बदनाम कर रहे थे। बीरबल हर जगह की जानकारी, सबूत और लोगों की शिकायतें इकट्ठा करते रहे। उन्होंने यह भी गौर किया कि मुल्ला दोप्याजा के कुछ रिश्तेदार और हकीम साहब के जानने वाले भी इन गलत कामों में शामिल थे। इस सब के बीच उन्होंने अपनी मुख्य योजना पर भी काम जारी रखा। वो जिस भी शहर में जाते, वहां के कुछ खास लोगों के बीच एक अफवाह फैला देते। अफवाह थी कि दूर किसी देश में एक ऐसा सौदागर है जिसके पास एक अनोखा और नायाब घोड़ा है। यह घोड़ा इतना खास है कि उसे देखने और खरीदने की कुछ शर्तें हैं। धीरे धीरे यह अफवाह हवा में तैरने लगी। 1 महीना पूरा होने वाला था। बीरबल अपनी पूरी जानकारी और सबूतों के साथ वापस आगरा लौट आए। उनके आगरा पहुंचते ही मुल्ला दोप्याजा के खेमे में हलचल मच गई। उन्हें लगा था कि बीरबल खाली हाथ और झुके हुए सिर के साथ लौटेंगे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर तो वही पुरानी मुस्कान और आत्मविश्वास था। दरबार में वापसी और 2 अनोखी शर्तें। 1 महीने के आखिरी दिन दरबार फिर से खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें सिर्फ बीरबल को ढूंढ रही थीं। मुल्ला और उनके साथी तो जैसे अपनी जीत का तमाशा देखने के लिए बेताब थे। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने बादशाह को अदब से सलाम किया। बादशाह अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, कहो बीरबल, क्या हुआ हमारे हरे घोड़े का? क्या तुम उसे खोज पाए? मुल्ला दोप्याजा ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आली जहां, आपकी सल्तनत इतनी बड़ी है और आपका इकबाल इतना बुलंद है कि यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, मैंने आपके लिए हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है। 2। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे एक भूचाल आ गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुल्ला दोप्याजा और उनके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? बादशाह अकबर भी हैरान थे, लेकिन उनकी हैरानी में एक खुशी भी थी। उन्होंने उत्सुकता से कहा, कहाँ है वो घोड़ा? जल्दी बताओ बीरबल, हम उसे अभी देखना चाहते हैं। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहां पनाह, घोड़ा आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं।
अगर आपको घोड़ा चाहिए तो ये दोनों शर्तें माननी होंगी। 2। बादशाह ने कहा, कैसी शर्तें? बताओ हमें। हम हर शर्त पूरी करने को तैयार हैं। बीरबल ने अपनी पहली शर्त बताई। मालिक की पहली शर्त यह है कि इस नायाब घोड़े को लेने के लिए बादशाह सलामत को खुद जाना होगा। 2। बादशाह अकबर हंसे। बस इतनी सी बात? यह तो कोई बड़ी शर्त नहीं है। हम खुद जाएंगे उस घोड़े को लेने। अब दूसरी शर्त बताओ। अब माहौल में एक रहस्य और गहरा गया था। सब जानना चाहते थे कि आखिर दूसरी शर्त क्या है। बीरबल ने थोड़ा रुककर दरबार के हर एक चेहरे को देखते हुए और फिर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, जहांपनाह, घोड़े का मालिक कहता है कि चूंकि घोड़ा बहुत खास और अनोखे रंग का है, इसलिए उसे ले जाने का दिन भी खास ही होना चाहिए। उसकी शर्त है कि आप सप्ताह के 7 दिनों सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के अलावा किसी भी और दिन आकर घोड़े को ले जा सकते हैं। 2। यह सुनते ही दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर जैसे ही बीरबल की बात का मतलब समझ में आया, दबेदबे हंसने की आवाजें आने लगीं। बादशाह अकबर खुद बीरबल का मुंह देखते रह गए। सप्ताह में 7 दिनों के अलावा 8वां दिन कहां से लाएं? बादशाह समझ गए कि बीरबल ने उन्हीं के नामुमकिन सवाल का जवाब एक और नामुमकिन शर्त से दिया है। बीरबल ने न तो हाँ कहा न ना। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से बादशाह के हुक्म की लाज भी रख ली और अपनी बुद्धिमत्ता भी साबित कर दी। अचानक बादशाह अकबर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे दीवाने-आम में गूंज उठी। उन्होंने अपनी गद्दी से उठकर बीरबल को गले लगा लिया। वाह बीरबल वाह! मान गए तुम्हारी अक्लमंदी को। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें हराना नामुमकिन है। तुमने न सिर्फ हमारे अटपटे सवाल का हल निकाला, बल्कि यह भी बता दिया कि सवाल कितना बेतुका था, और वो भी बिना हमारी तौहीन किए। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के सिर शर्म से झुक गए। उनका बीरबल को फंसाने का सारा प्लान चौपट हो चुका था। असली मुद्दों का खुलासा। लेकिन किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। जब बादशाह की हंसी थमी और वो वापस अपने सिंहासन पर बैठे, तो बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे माफ करें। मैं जानता था कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, लेकिन आपके हुक्म को टालने की जुर्रत मैं नहीं कर सकता था। इस 1 महीने की छुट्टी का मैंने एक और काम के लिए इस्तेमाल किया है, जिसकी इजाजत मैं आपसे चाहता हूं। बादशाह ने कहा, कहो बीरबल, क्या बात है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब मैं आपके हरे घोड़े की तलाश में सल्तनत के दूरदराज के इलाकों में घूम रहा था, तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो सीधे आपके दरबार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके बाद बीरबल ने एक एक करके उन सभी परेशानियों और भ्रष्टाचार के मामलों को बादशाह के सामने रखना शुरू किया, जो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान देखे थे। उन्होंने किसानों की दुर्दशा, व्यापारियों की मुश्किलें और भ्रष्ट अधिकारियों की कारगुजारियों के सबूत पेश किए। उन्होंने उन लोगों के नाम भी बताए जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इन नामों में मुल्ला दो प्याजा के कुछ रिश्तेदारों के नाम भी शामिल थे। अब दरबार में हंसी की जगह एक गंभीर खामोशी ने ले ली थी। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पीठ पीछे उनकी प्रजा के साथ ऐसा सुलूक हो रहा था। उन्हें यह भी समझ आ गया कि मुल्ला दो प्याजा और उनके चापलूस दरबारी क्यों बीरबल को उनसे दूर रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि सल्तनत की असली और कड़वी सच्चाई बादशाह तक पहुंचे। बादशाह ने फौरन उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ जांच बैठाने का हुक्म दिया।
मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों को कड़ी फटकार लगाई गई और उनकी कई जिम्मेदारियां छीन ली गईं। बादशाह अकबर ने एक बार फिर बीरबल की ओर देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में सिर्फ प्रशंसा नहीं बल्कि सम्मान भी था। उन्होंने पूरे दरबार के सामने कहा, आज हमारी आंखें खुल गईं। बीरबल, तुम सिर्फ एक चतुर मंत्री ही नहीं बल्कि इस सल्तनत के सच्चे हमदर्द और प्रजा के रखवाले भी हो। तुमने हमें सिखाया कि एक शासक का असली काम सिर्फ शाही शौक पूरे करना नहीं बल्कि अपनी प्रजा के हर दुख दर्द का ख्याल रखना है। हमें तुम पर गर्व है। उस दिन के बाद बीरबल का कद बादशाह की नजरों में और भी ऊंचा हो गया और यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया बल्कि बादशाह को उनकी असली जिम्मेदारियों का भी एहसास कराया। यह किस्सा इस बात का सबूत बन गया कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ हाजिर जवाबी में नहीं बल्कि न्याय और लोक कल्याण की सेवा में निहित है। दरबारियों का षड्यंत्र। जब बीरबल पर लगा देशद्रोह का आरोप। यह उस समय की बात है जब मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था। आगरा का किला न केवल हिंदुस्तान की ताकत का केंद्र था बल्कि कला, संस्कृति और बुद्धिमत्ता का भी संगम था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार किसी जन्नत से कम न था। दुनिया के कोने कोने से आए अमीर, सेनापति, विद्वान और कलाकार अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आते थे। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक और दुनिया भी थी, साजिशों, जलन और सत्ता की होड़ की दुनिया। बादशाह अकबर के नवरत्नों में राजा बीरबल का स्थान सबसे अलग और सबसे ऊंचा था। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं थे, वे बादशाह के दोस्त, सलाहकार और मुश्किल समय के साथी थे। उनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के किस्से अवाम की जुबान पर थे। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मानते थे और सल्तनत के सबसे पेचीदा मामलों में भी उनकी सलाह को आखिरी माना जाता था। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में बहुत से ऐसे लोग थे जो बीरबल की इस हैसियत से जलते थे। उन्हें लगता था कि महेश दास नाम का एक साधारण ब्राह्मण जो न तो किसी बड़े खानदान से था और न ही कोई महान सेनापति, अपनी मीठी मीठी बातों से बादशाह को बहलाकर सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गया है। इन जलने वालों का सरगना था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला खुद को बीरबल के बराबर का बुद्धिमान समझता था और हमेशा इस ताक में रहता था कि कैसे बीरबल को बादशाह की नजरों में गिराया जाए। उसके इस गिरोह में कुछ और दरबारी भी शामिल थे, जैसे हकीम जैनुल और दीवान इनायत खान, जो बीरबल की वजह से अपनी मनमानी नहीं कर पाते थे। वे कई बार बीरबल को फंसाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से साफ बच निकलते थे। उनकी हर नाकाम कोशिश उनकी नफरत की आग को और भड़का देती थी। आखिरकार उन्होंने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जो न केवल बीरबल को दरबार से बेदखल कर देती बल्कि उनकी जान भी ले सकती थी। उन्होंने बीरबल पर कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं बल्कि सल्तनत से गद्दारी और देशद्रोह का आरोप लगाने की योजना बनाई। साजिश का जाल। एक गहरी अंधेरी रात में जब आगरा शहर नींद की आगोश में था, मुल्ला दो प्याजा के घर पर एक गुप्त बैठक हुई। वहां मुल्ला के अलावा दीवान इनायत खान और हकीम जैनुल मौजूद थे। कमरे में जलते चिराग की रोशनी उनके चेहरों पर पड़कर उनकी साजिश को और भी भयानक बना रही थी। मुल्ला ने अपनी धीमी और चालाक आवाज में कहा, भाइयों, बहुत हो गया रोजोज की नोकझोंक का खेल। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमें बीरबल पर एक ऐसा दाग लगाना होगा जिसे धो पाना नामुमकिन हो। दीवान इनायत खान, जो सल्तनत के खजाने का हिसाब किताब देखता था, बोला, लेकिन मुल्ला जी, बादशाह बीरबल पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कोई भी छोटा मोटा इल्जाम उन पर असर नहीं करेगा। मुल्ला की आंखों में एक शातिर चमक उभरी।
इसीलिए तो इस बार इल्जाम छोटा नहीं, सबसे बड़ा होगा। हम बीरबल पर सल्तनते मुगलिया से गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे। हम साबित करेंगे कि बीरबल मेवाड़ के राणा प्रताप से मिला हुआ है और सल्तनत के राज उन्हें बेच रहा है। मेवाड़ का नाम सुनते ही हकीम और दीवान के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। राणा प्रताप मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन थे और उनके साथ साठगांठ का मतलब था सीधी सीधी मौत की सजा। मुल्ला ने अपनी योजना समझाई। योजना के 3 हिस्से थे। पहला, बीरबल के दस्तखत हस्ताक्षर की नकल करके मेवाड़ के नाम कुछ जाली खत तैयार करना। इन खतों में सल्तनत की फौजी तैयारियों और गुप्त रास्तों की जानकारी लिखी जाएगी। दूसरा, इन खतों को एक बनावटी जासूस के हाथ मेवाड़ भेजते हुए सीमा पर पकड़वाना। और तीसरा, दीवान इनायत खान खजाने के हिसाब किताब में हेरफेर करके यह दिखाएगा कि बीरबल ने हाल ही में एक बड़ी रकम गुप्त रूप से कहीं भेजी है, जिसे मेवाड़ को की गई मदद के तौर पर पेश किया जाएगा। यह एक अचूक योजना थी। हर सबूत बीरबल के खिलाफ था। उन्होंने बड़ी ही बारीकी से काम शुरू किया। एक माहिर नकलची को बुलाकर बीरबल के दस्तखत वाले कुछ असली कागजात दिए गए और हूबहू वैसी ही लिखावट में जाली खत तैयार करवाए गए। उन खतों पर बीरबल की नकली मुहर भी लगाई गई। दरबार में भूचाल। एक सुबह जब दीवाने खास में दरबार लगा हुआ था, सरहद के एक सूबेदार ने घबराए हुए अंदाज में प्रवेश किया। उसने बादशाह अकबर को सलाम करके बताया कि मेवाड़ की सीमा पर एक जासूस को पकड़ा गया है, जिसके पास से कुछ खत मिले हैं। अकबर ने खत मंगवाए। जैसे ही उन्होंने खत खोले और उन पर बीरबल के दस्तखत और मुहर देखी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खतों में लिखी बातें इतनी संगीन थीं कि एक पल के लिए बादशाह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसमें आगरा के किले की सुरक्षा के कुछ ऐसे राज थे जो सिर्फ बादशाह और उनके सबसे करीबी लोगों को ही पता थे। उसी वक्त मुल्ला दोप्याजा ने आगे बढ़कर कहा, आली जहां, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन सल्तनत की सुरक्षा का मामला है। हमें शक है कि यह बीरबल के खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। यह कहकर उसने बड़ी चालाकी से शक को और गहरा कर दिया। तभी दीवान इनायत खान ने खजाने के कुछ बही खाते पेश किए और कहा, जहां पनाह, मैं कुछ दिनों से खजाने में एक बड़ी गड़बड़ी देख रहा था। राजा बीरबल के नाम से एक भारी रकम निकाली गई है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा। मैं चुप रहा क्योंकि मामला आपके सबसे खास मंत्री का था, लेकिन अब ये खत देखकर मैं खामोश नहीं रह सकता। अब सारे सबूत एक साथ जुड़ रहे थे। जाली खत, पकड़ा गया जासूस और खजाने से गायब रकम। सब कुछ बीरबल की तरफ इशारा कर रहा था। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। जिस बीरबल को वो अपना भाई मानते थे, जिस पर वो अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे, उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। बीरबल उस दिन दरबार में मौजूद थे। वो हैरान और परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी सफाई देनी चाहिए, जहां पनाह, यह एक घिनौनी साजिश है। मैं मर सकता हूं, लेकिन अपनी सल्तनत और आपसे गद्दारी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन अकबर इस समय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उनका दिल टूट चुका था और एक बादशाह का दिमाग शक और गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में हुक्म दिया, हमें कुछ नहीं सुनना। सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। ले जाओ इन्हें। और जब तक हमारी तसल्ली नहीं हो जाती, इन्हें किले की सबसे अंधेरी कालकोठरी में डाल दो। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। दरबार सन्न रह गया। बीरबल के दोस्तों और शुभचिंतकों के सिर झुक गए और दुश्मनों के चेहरों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। मुल्ला और उसके साथी मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे।
बीरबल को सिपाहियों ने पकड़ लिया और घसीटते हुए कालकोठरी की ओर ले गए। कालकोठरी में चिंतन। किले की वो कालकोठरी जमीन के नीचे बनी थी। वहां न रोशनी आती थी न हवा। सीलन और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। बीरबल को एक टूटी फूटी चारपाई पर फेंक दिया गया। उनके पैरों में भारी बेड़ियां डाल दी गईं। शुरुआत में तो बीरबल को गहरा सदमा लगा। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि उन्हें कैद कर लिया गया है, बल्कि इस बात का दुख था कि बादशाह ने उनकी वफादारी पर शक किया, उनकी दोस्ती पर शक किया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को शांत किया। वो जानते थे कि रोने या निराश होने से कुछ नहीं होगा। उन्हें इस साजिश की तह तक पहुंचना होगा और खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। अंधेरे में बैठे बैठे वो पूरे घटनाक्रम को अपने दिमाग में दोहराने लगे। खत, जासूस, खजाने से पैसा। उन्होंने सोचा, यह काम किसी एक आदमी का नहीं हो सकता। यह एक सोची समझी साजिश है। उनका पहला शक मुल्ला दो प्याजा पर ही गया, क्योंकि वही सबसे ज्यादा उनसे जलता था। फिर उन्होंने दीवान इनायत खान के बारे में सोचा, जो खजाने का मामला लेकर आया था। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इन दोनों ने मिलकर यह जाल बुना है। लेकिन अब सवाल यह था कि इस अंधेरी कोठरी से वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करें। बीरबल ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें एक पहरेदार याद आया, जिसका नाम था रहमत खान। रहमत एक बूढ़ा और ईमानदार सिपाही था, जिसकी मदद एक बार बीरबल ने की थी। बीरबल को यकीन था कि रहमत उनकी मदद जरूर करेगा। अगले दिन जब रहमत खान उन्हें खाना देने आया, तो बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, रहमत खान, हम जानते हैं तुम एक नेक इंसान हो। हम बेकसूर हैं और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। रहमत ने डरते हुए इधर उधर देखा और कहा, राजा साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बादशाह का हुक्म है कि आपसे कोई बात न करे। बीरबल ने कहा, तुम्हें बस हमारे दो काम करने होंगे। पहला, तुम बाजार के सबसे मशहूर नकलची, लिखावट की नकल करने वाले का पता लगाओ और देखो कि क्या हाल ही में उसे कोई बहुत बड़ी रकम मिली है। दूसरा, उस जासूस के बारे में पता लगाओ जिसे सीमा पर पकड़ा गया है। पता करो कि वो असल में कौन है और कहाँ का रहने वाला है। रहमत खान बीरबल की इज्जत करता था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर यह काम करने का फैसला किया। सच्चाई की खोज। उधर दरबार में मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों की बन आई थी। बीरबल की जगह अब मुल्ला बादशाह का मुख्य सलाहकार बन बैठा था। वो हर मौके पर बीरबल के खिलाफ बादशाह के कान भरता रहता। देखा जहां पनाह, जिसे आप अपना दोस्त समझते थे, वो कैसा आस्तीन का सांप निकला। लेकिन अकबर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था और उनके मन में बीरबल के साथ बिताए पुराने दिन याद आ रहे थे। उन्हें रह रहकर यह ख्याल आता कि क्या बीरबल सच में ऐसा कर सकता है। उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। इधर रहमत खान ने अपनी खोज शुरू कर दी। उसने अपना भेष बदला और एक आम नागरिक बनकर शहर के उन इलाकों में घूमने लगा जहां नकलची और कातिब रहते थे। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक कातिब के बारे में पता चला, जिसने हाल ही में एक नया घर खरीदा था और बहुत पैसा खर्च कर रहा था। रहमत ने बड़ी चालाकी से उससे दोस्ती की और एक रात शराब के नशे में उससे सच उगलवा लिया। कातिब ने मान लिया कि मुल्ला दो प्याजा के एक आदमी ने उसे कुछ खत लिखने के लिए भारी रकम दी थी, जिनकी लिखावट बिल्कुल राजा बीरबल जैसी होनी चाहिए थी। अब बीरबल की बेगुनाही का पहला सबूत मिल चुका था। इसके बाद रहमत ने उस जासूस के बारे में पता लगाना शुरू किया। उसे पता चला कि उस जासूस को आगरा की जेल में रखा गया है। रहमत ने जेल के एक सिपाही को रिश्वत देकर उस कैदी से मिलने का जुगाड़ किया।
कुछ देर की बातचीत में ही वो समझ गया कि वो कोई जासूस नहीं बल्कि एक मामूली चोर है, जिसे पैसे का लालच देकर यह नाटक करने के लिए तैयार किया गया था। उस चोर ने यह भी बताया कि उसे यह काम सूबेदार के एक सिपाही ने सौंपा था और उसे कहा गया था कि अगर वो पकड़ा जाए तो बस चुप रहे, उसे छुड़ा लिया जाएगा। रहमत खान ने यह सारी जानकारी बीरबल तक पहुंचाई। बीरबल अब समझ गए कि साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं। अब उनके पास दो बड़े सबूत थे, लेकिन उन्हें बादशाह तक कैसे पहुंचाया जाए। बीरबल ने रहमत से कहा, अब तुम बस एक आखिरी काम करो। बादशाह सलामत तक किसी तरह यह पैगाम पहुंचाओ कि कैदी बीरबल उनसे अकेले में मिलना चाहता है। कहना कि यह सल्तनत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अंतिम दाव और न्याय। रहमत खान ने बड़ी हिम्मत करके यह पैगाम महारानी जोधाबाई तक पहुंचाया। जोधाबाई को भी बीरबल की बेगुनाही पर यकीन था। उन्होंने बादशाह अकबर से बात की और उन्हें एक बार बीरबल से मिलने के लिए राजी कर लिया। अगले दिन रात के अंधेरे में अकबर चुपचाप कालकोठरी में पहुंचे। बीरबल को बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखकर उनका दिल भर आया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा। मैं बस आपसे यह दरख्वास्त करता हूं कि कल सुबह दरबार में उस पकड़े गए जासूस और उस कातिब को बुलाया जाए जिसने मेरे नाम से खत लिखे हैं। फैसला आपके हाथ में होगा। अकबर बीरबल की आंखों में सच्चाई और आत्मविश्वास देखकर हैरान थे। उन्होंने यह बात मान ली। अगले दिन दरबार फिर से लगा। मुल्ला और उसके साथी यह सोचकर खुश थे कि आज बीरबल को शायद मौत की सजा सुनाई जाएगी। तभी बादशाह के हुक्म पर उस जासूस और उस कातिब को पेश किया गया। बीरबल, जो अभी भी बेड़ियों में थे, ने बादशाह से सवाल पूछने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर उन्होंने उस जासूस से पूछा, तुम मेवाड़ के रहने वाले हो तो बताओ मेवाड़ की राजधानी का नाम क्या है। जासूस घबरा गया और चुप रहा। बीरबल ने फिर पूछा, अच्छा, राणा प्रताप के घोड़े का नाम तो पूरी दुनिया जानती है। तुम तो उनके खास जासूस हो, तुम ही बता दो। वह चोर अब पसीने पसीने हो गया। उसे कुछ नहीं पता था। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। इसके बाद बीरबल ने कातिब की तरफ इशारा किया। कातिब बादशाह को सामने देखकर ही थर-थर कांपने लगा। बादशाह के जरा सा धमकाने पर ही वह टूट गया और उसने रोते रोते सारी सच्चाई उगल दी। उसने बता दिया कि कैसे मुल्ला दो प्याजा और दीवान इनायत खान ने मिलकर यह सारी साजिश रची थी। यह सुनते ही मुल्ला और दीवान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। अब सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। बादशाह अकबर शर्म, ग्लानि और क्रोध की आग में जल रहे थे। शर्म इस बात की कि उन्होंने अपने सबसे वफादार दोस्त पर शक किया। ग्लानि इस बात की कि उन्होंने बीरबल को इतनी बड़ी तकलीफ दी। और क्रोध उन गद्दारों पर जिन्होंने अपनी जलन की आग में सल्तनत को धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि बीरबल की बेड़ियां खोल दी जाएं और उन्हें सम्मान के साथ उनके पद पर फिर से बहाल किया जाए। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा, दीवान इनायत खान और साजिश में शामिल बाकी लोगों को गिरफ्तार करके देश निकाला, राज्य से बाहर निकाल देना की सजा सुनाई। बादशाह अपनी गद्दी से उतरे और भरे दरबार में बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें माफ कर दो। हम दोस्ती और सियासत के फर्क को समझ नहीं पाए। आज तुमने अपनी बेगुनाही ही नहीं, हमारी आंखें भी खोल दी। बीरबल ने हमेशा की तरह अपनी विनम्र मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। आप बादशाह हैं और सल्तनत की सुरक्षा आपका पहला फर्ज है। जो सबूत आपके सामने थे, उन्हें देखकर कोई भी यही फैसला लेता।
इस घटना के बाद अकबर का बीरबल पर भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया और दरबार से साजिश करने वाले कांटों का सफाया हो गया। यह किस्सा हमेशा के लिए इस बात की मिसाल बन गया कि सत्य को कुछ समय के लिए परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। और सच्ची दोस्ती और वफादारी की चमक किसी भी साजिश के अंधेरे को चीरकर बाहर आ ही जाती है।